हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था और मैं हर बार बताता हूँ कि हर 2 चैप्टर के बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारी है वो पिछली क्लास का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं और फुली मैं आज की क्लास में सारे एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा जितना हो सकता है। देखो, चाहता तो नहीं हूँ कि एक ही साथ हो जाए सारे के सारे, बट ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बोलता हूँ पर चलता नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं पहले हमने कितना कर लिया है। 36 तक हमने फिलअप कर लिया है, 74 तक हमने एमसीक्यू कर लिया है, 13 तक हमने ट्रूपर्स। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, क्लियर कट। अगर आपको लॉ में अच्छे नंबर लाने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले ही अटेम्प्ट में हमारे लॉ के अंदर 99 नंबर आए थे। दोस्तों, 99 नंबर कम नहीं होते। एक बात बोली थी सबसे स्टूडेंट को, सिर्फ एक बात, स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं से नहीं पढ़ना। मतलब स्टडी मैट मतलब भाई 100% पेपर स्टडी मैट से आता है। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो, लास्ट के चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। दूसरा, एमसीक्यू छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी एमसीक्यू तो छोड़ना ही नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के। और एक एमसीक्यू भी बाहर से नहीं आता, 100% एमसीक्यू अंदर से आते हैं। हाँ, हो जाता है कभी कभी ट्रू फॉल्स में जो पूछ लेता है वो कॉन्सेप्ट के बीच में से पूछ लेता है, पर एमसीक्यू तो 100% इसी जाते हैं भाई। एमसीक्यू फिलअप आते ही नहीं, फिलअप तो पेपर में आते ही नहीं, एमसीक्यू पेपर में आते हैं। फिलअप जो पेपर में आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि फिलअप करना नहीं है, फिलअप एमसीक्यू बनकर आ जाएंगे। ये फिर एक बात मानो, हमेशा मानना कि भाई एमसीक्यू को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते जाओ। और मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा एमसीक्यू के भी आफ्टर। ठीक है। चलो, तो मैं आज की क्लास को आपको पहले फिलअप में मैं यहाँ पर आज की क्लास खत्म करते हैं। हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और इसकी क्लास का 2 चैप्टर का कौन कौन से चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले एमसीक्यू के बाद हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करे, एक होता है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन चैप्टर से ज्यादा आएगा पेपर में, तो एमसीक्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 36 मैंने करा दिया है, 37 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात बताई भी होगी पहले कि एमसीक्यू में बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो आपके कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा पर एमसीक्यू में है, तो उसको मुझे अलग से बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। जैसे कि हमने कहा, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन इन केस ऑफ, किस केस में याद आ रहा है, टिनलॉ टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। याद आ रहा है केस बताया था, देखो इसलिए बताया था केस क्योंकि है इसका कॉन्सेप्ट। तो डिनलो पेन्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी हो जाएगा। केस लो याद है, कंसिडरेशन चैप्टर स्टार्ट कराते ही कहा था कि ये कॉन्सेप्ट इस इंग्लैंड के केस में हुआ था जिसमें आया था कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ना हो तो वो एग्रीमेंट बताओ क्या बन जाएगा, वाइट। ऑब्वियस सी बात है, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है दोस्तों, तो हम उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। कंसिडरेशन कौन सेक्शन में डिफाइन है, कंसिडरेशन ड्रे ड्रे, याद रहेगा, कंसिडरे डी आ गया, अगर कंसिडरेशन ड्रेशन डी, सेक्शन 2 डी, सेक्शन 2 डी, कंसिडरेशन। सी के बाद क्या आता है, डी। सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी। तो कंसिडरेशन का सी के बाद डी, सेक्शन 2 डी। कुछ भी बोल दो, कैसे भी याद करना है। लैटिन वर्ड क्यूट प्रो क्यू रेफर टू, जो लैटिन वर्ड है क्यूट प्रो क्यू, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्या बोल रहा था इसका मतलब, समथिंग इन, अच्छा लग रहा है ना करता हुआ, मजा आ रहा है, समथिंग इन रिटर्न। जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तभी मजा आता है दोस्तों। और स्पेशली सीएमए के लिए आप देख लो, मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आपका मैच करेगा, एक एक लाइन आपकी मैच करेगी। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, या तो रट गया होगा। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। A promises to pay a time barred debt must be, a promises pay sorry a promisee promise to pay, एक promise to pay time barred debt must be in a written and sign or and sign। भाई टाइम बैरेड डेब्ट का मतलब क्या बताता, 3 साल तक अगर आपने अपने लोन का रिकवरी कर ली तो कर ली, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैरेड डेब्ट, जो टाइम बैरेड डेप्ट हो गया, जो मतलब जो लोन डेप्ट हो गया, टाइम बैरेड डेप्ट हो गया, उस लोन का बंदा, मैंने कहा आपने मुझे पैसे देने हैं, 3 साल तक हो गए मैंने आपसे पैसे मांगे नहीं, अब मैं जब आपसे पैसे मांगने जा रहा हूँ तब आपने कहा देखो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, 3 साल तक अगर पैसे नहीं मांगे तो लोन की रिकवरी नहीं, पर आपने फिर भी कह दिया कि चल ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ लिख कर और साइन भी करता हूँ कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, भले ही मेरी लाइबिलिटी नहीं है। आपने कहा सर भले ही हमारी लाइबिलिटी नहीं है, देखो मैंने क्या बोला दोबारा, मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, आपने
आपने वो पैसे रखे, मैंने 3 साल तक आपसे पैसे नहीं मांगे, तो टाइम बैरियर डेब्ट हो गया। 3 साल तक अगर पैसे नहीं मांगते टाइम बैरियर डेब्ट हो जाता है। 3 साल बाद में आपसे पैसे मांगने गया तो आपने कहा मेरी लायबिलिटी है ही नहीं पैसे देने की, आप मुझसे लीगली ले ही नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कहता है कि लीगली 3 साल तक लोन रिकवर करना है तो कर लो, अदरवाइज के बाद आप लीगल नहीं कर सकते, बैड डेब्ट हो जाएगा आपका। टाइम बैरियर डेब्ट मतलब बैड डेब्ट हो जाएगा, टाइम खत्म, उससे बैड डेब्ट हो गया। फिर भी आपने कहा सर मैं आपको दे दूंगा, मेरे को अभी पैसे नहीं है, पर आप मेरे को 6 महीने का टाइम दो, मैं लिख कर देता हूँ, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 6 महीने में साइन भी कर रहा हूँ, तो प्रॉमिस और साइन कर रहा हूँ कि 6 महीने में आपका पैसा दे दूंगा, भले ही टाइम पीरियड डेब्ट हो गया। कह रहा है कि ध्यान सुनना दोस्तों, ध्यान सुनना। हाँ, आप प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस करता है कैसे, मस्ट बी रिटर्न और साइंड करके, भले ही टाइम पीरियड डेब्ट हो जाए, प्रॉमिस कर रहा है कि तब भी दे दूंगा। अब उसकी कंसिडरेशन में है नहीं, तब भी दे रहा है दोस्तों। टाइम बैरियर डेब्ट क्या था दोस्तों, टाइम बैरियर डेब्ट था एक्सेप्शन, याद है, नो कंसिडरेशन नो, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, फिर भी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, भले ही इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं हो तब भी ये वैलिड माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम बैरियर डेब्ट। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं थी दोस्तों पे करने की, फिर भी आपने पे करने का प्रॉमिस करा, और मुझे उसमें कुछ नहीं देना पड़ रहा, इसलिए मुझे क्या मिला, मुझको पे करने के पैसे मिलेंगे पर मुझे बदले में कुछ नहीं देना, दैट इज कंसिडरेशन। ये मैंने वो पढ़ाया था आपको, कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ाया था। एन एग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन सपोर्ट नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे बताओ। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन का सपोर्ट नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड भी बोल सकते हैं, पर उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और लैटिन वर्ड में क्या बोलेंगे, एक्स नूडो पैक्टो ऑक्ट्यूर, ये बताया था मैंने, देखो मैं सामने दिखा देता हूँ आपको, बोलना भी नहीं आता इसको, तो पता नहीं क्या सा वर्ड है, एक्स नूडो पैक्टो नोर ऑट्यूर एक्शन। दोस्तों एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और इसको जनरल रूल में लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसकी जगह पर आप वॉइड भी लिख सकते हो, और अगर स्टडी मैट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसकी जगह पर लैटिन वर्ड लिखा गया एक्स नूडो पैक्टो, पूरा नहीं लिखा उन्होंने, पूरा लिख देना आप। ठीक है, तो यहाँ पर वो आएगा, वो लैटिन वर्ड आएगा एक्स नूडो पैक्टो नोर ऑट्यूर एक्शन। आगे बढ़ते हैं, और कहता है, क्या कह रहा है आगे बढ़ने के बाद, कहता है कंसिडरेशन इज द प्राइस, कंसिडरेशन एक प्राइस है, फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज ब्रॉट एंड द प्रॉमिस दस गिव द फॉर द वैल्यू इज इनफोर्सेबल। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन बाय, द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन बाय, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको कि डेफिनेशन किसने दी थी कंसिडरेशन की दोस्तों, ये हमारे स्टडी मैट में है भी नहीं, ये हमारे स्टडी मैट में है भी नहीं, मैंने कहा ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप ढूंढ के दिखा दो, डेफिनेशन कहीं पर मिलेगा ही नहीं आपको, मिल गया चलो मेरे से मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर डेफिनेशन स्टडी मैट में है नहीं। मैं हमेशा जब भी देखता हूँ तो स्टडी मटेरियल को पढ़ा कर देखता हूँ, अगर आप पे भरोसा भरोसा नहीं है तो आप एक बार चेक कर लेना, अगर हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेना। वैसे इस जो कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन बताई थी, वो डेफिनेशन बताई थी पोलोक करके, पोलोक POLOC के, पोलोक, पोलोक पर्सन था, पोलोक करके एक पर्सन था जिसने कंसिडरेशन की डेफिनेशन को बताया था, और कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये बताई थी। अब क्या करना है इसका, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या रहा देखो, व्हेन एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पूरी कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, व्हेन एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promiser or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing something, such an act or abstinence or a promise is called consideration। आई बात समझ नहीं आई, an agreement without consideration is void, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, void होता है। कितना सिंपल है। एक नई बातें जो निकल कर आई थी वो ये निकल आई थी, पोलो, याद रहेगी आपके बाद डेफिनेशन। तो मैंने कहा ना कुछ बातें होती है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया था 2012 सिलेबस जब था दोस्तों, तब बहुत पुराना जो सिलेबस था उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हुआ करता था, सब कुछ डाल दिया था। जैसे 2016 सिलेबस आया, जैसे नया सिलेबस आया, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को कम करते हुए चले गए, कम करते गए, रिड्यूस करते हुए चले गए सर, और रिड्यूस करते करते सब कुछ हटा तो दिया, कॉन्सेप्ट तो हटा दिया, और उसके बदले के एमसीक्यू अभी भी नहीं हटाए। When one party is to a contract has performed a part of a promise, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा कर लेती है, एक पार्टी विच कॉन्स्टिट्यूट द कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसर ऑफ अदर साइड, इट इज नोन एज डैश कंसिडरेशन। बिल्कुल सिंपल कंसिडरेशन दोस्तों, जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर लेती है, when one party of the contract has performed is its part of the promise, अपनी ऑब्लिगेशन को जब एक पार्टी पूरा कर देती है, which constitute the consideration for the promise for the other side, और दूसरी पार्टी के लिए क्या बना दे कंसिडरेशन कि भाई तुम क्या दोगे,
हमारा प्रॉमिस का इज नोन एज डैश कंसिडरेशन। बताओ क्या होगा? अभी आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी है, दोनों पार्टी ने ऑब्लिगेशन करी, यहाँ समझना है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ड कम समझा नहीं हो तो दिक्कत है। व्हेन वन ऑफ द पार्टी, पार्टी में से एक पार्टी, टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की, हैज परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस का पार्ट परफॉर्म कर दिया है, मतलब पूरा कर दिया है, विच कॉन्स्टिट्यूट, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बाय अदर साइड, और जो कि क्या कर दे रहा है, कंसिडरेशन बना रहा है दूसरी साइड। इट इज नोन एज, मतलब एक पार्टी, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर दे, और मान लो मैंने कहा कि भाई आपके पास मैंने, आपने मुझसे कहा कि सर आप मेरी कार खरीदोगे, मैंने कहा हाँ खरीद लूंगा। आपने कहा भाई कितने की बेचोगे, आपने कहा भाई 2 लाख की, मैंने कहा 2 लाख रुपए दे दिए आपको, मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, तो आपको कंसिडरेशन बन गया ना। आपके लिए क्या कंस्टिट्यूट हुआ, आपके लिए कंसिडरेशन कंस्टिट्यूट हुआ, और मेरे लिए क्या हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आपकी पार्टी है, अब आपकी बारी अपनी परफॉर्मेंस ड्यूटी को परफॉर्म करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में से एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरे कर लेता है और कंसिडरेशन पे कर देता, तो आपके लिए कंसिडरेशन हो गया, पर मेरे पे कुछ नहीं आया। तो एक पार्टी जब कंसिडरेशन पूरा करता है, इस कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर गलत है, बुक में इसका आंसर गलत है। इसमें लिखा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए दोस्तों, एग्जीक्यूटेड नहीं आना चाहिए, एग्जीक्यूटरी आना चाहिए। बुक के आंसर गलत है। जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करता है उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करती है उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़े, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। किस सेक्शन में लिखा गया है कि एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माना जाएगा? डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 25 में लिखा गया है। किसमें लिखा है? सेक्शन 25। आपको कैसे पता चला सर, हमें कैसे पता चला सर सेक्शन लिखना है? ये भी बहुत जरूरी है। तो भाई कैसे पता चल रहा है कि सेक्शन लिखना है? मैंने कहा ध्यान सुनना, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगता है समझ लेना सेक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे बोलता है, डिक्लेयर बताता है दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या है दोस्तों? वॉइड है। मैं दिखाऊं ये कहां बताया था मैंने? सर मैंने सेक्शन 25 लिखा था, अगर आप ध्यान दो, ये देखो मैंने कहा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने कहा था देखो सेक्शन 25 हमें क्या बताता है इसके बारे में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बताता है ना। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कौन बताएगा? सेक्शन 25, और इसमें एक्सेप्शन भी लिखी गई है। अब प्रॉमिस नॉट सपोर्ट बाय अ कंसिडरेशन, ऐसा कोई प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कोई प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। तो वॉइड लिख लो या लैटिन वर्ड में लिख लो, नो, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ठीक माना जाएगा। ठीक है। कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डिफाइंड, बस 49 तक होंगे, कैपेसिटी नया चैप्टर आ गया, अगली क्लास में समझ जाएगा। 49 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, कंसिडरेशन चैप्टर काफी अच्छा रहा, 49 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब एमसीक्यू रह गए हैं। एमसीक्यू भैया फिलअप कितने तक कंप्लीट कर लिया? 49 तक। आज की क्लास में फिलअप 49 तक कंप्लीट हो गए। अब नए चैप्टर के बाद आगे शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दिया, क्यों लिख दिया? इसमें कोई बैलेंस में नहीं है, ठीक है, जो बैलेंस में मैं अलग से लिख दूंगा, फिर बाद में आपको बता दूंगा एंड में। दोस्तों जो मैं बैलेंस जुड़ाना होगा अगर नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, बट फिर भी मैं करा दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नया चैप्टर चालू हो गया दोस्तों, 49 के बाद नया चैप्टर चालू हो गया। इसके बाद सर अभी तो बहुत सारा 107 है, इसे मैंने कहाँ तक करा दिया था? 74 तक कंप्लीट करा दिया था, तो 74 से स्टार्ट करते हैं। कुछ बैलेंस में मुझे याद है, कुछ बैलेंस में मुझे याद है दोस्त, मैं भूलता नहीं भाई, मैं कोई चीज नहीं भूलूंगा। मैं आपको ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे आपको मेरा भरोसा ना हो। दोस्तों पता है क्यों? रीजन बीइंग क्या है कि अगर आज मैं आप पे भरोसा नहीं कर पाया ना, अगर आज मैं आपको पास नहीं करवा पाया ना, आज मैं आपको स्टडी मेट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया ना, आज मैंने आपको धोखा दे दिया, पर ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर मैं आज आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे ना, तो पूरे सीएमए में मुझ पर ही ट्रस्ट करोगे दोस्तों। आप मेरे से हर गाइड करोगे, सर मुझे बता दो, क्योंकि आप पे भरोसा। मेरे को बहुत काफी स्टूडेंट कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब काफी टीचर्स होते हैं जो बात भी नहीं करते, काफी टीचर्स होते हैं जो बात भी नहीं करते, पर मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। वो मैसेज करता नहीं करता, पर मैं खुद मैसेज कर देता हूँ, भाई कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ भाई देखो पढ़ लो वगैरह सब। तो हमेशा आप मेरे पे हमेशा कनेक्टेड रहे, आप मेरे से क्लास लो या ना लो, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में किसी भी चीज के, चाहे पढ़ाई के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड प्रॉब्लम आई, तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करेगा, मुझसे डिस्कस जरूर करेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की प्रॉब्लम है तभी डिस्कस करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, किसी भी अन्यथा प्रॉब्लम कोई भी भाई, देखो बड़ा भाई की तरह समझे, क्लास सर ना बोले कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, बड़ा भाई समझे। ठीक है, बस खैर तो बड़ा ही हूँ। ठीक है, मैं मेरा जो सन है वो 1996 है, 1996 है, और देख लो आपसे मैं कितना बड़ा हूँ, आपको छोड़। ठीक है, तो बड़े भैया बोल लो, भाई बड़ा भाई बोल लो। ठीक है,
जो कहे वो करे वो बोलो, बस मुझे बस रिजल्ट चाहिए, मुझे पास करवा दो, नॉलेज लो, आप पास करवा दो। मेरा मेरा आपसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी सर, अगर आप पास होगे ना, मैं इतना खुश होता हूँ जब बच्चा पास हो जाता है ना, तो कहता है दिल से ना, इतनी खुशी होती है, मेहनत सक्सेसफुल रहती है भाई। आपसे जी जान से मेहनत मैं करता हूँ कि यार हर एक चीज करानी है, कुछ नहीं छुड़वाना, ठीक है। चलो, तो भैया हाँ 74 तक हमने करा, 74 कंसिडरेशन चालू है दोस्तों, 74 कंसिडरेशन चालू है। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, देखो जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, इग्नोर कर दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर इसमें। तो इतने सारे एमसीक्यू आप वैसे ही याद नहीं कर पाओगे। देखो एमसीक्यू याद करने का सही तरीका मैं बताऊं, लिख लिख कर याद करो। क्या करो? लिख लिख कर याद करो। लिख लिख कर मतलब आप पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार आपने सारे एमसीक्यू कर लिया ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपके 99 नंबर आने ही आने हैं। बच्चे 100 भी पार कर देते हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था बच्चे, मजा आ जाता सर, बहुत खुशी हुई। करीब 250 बच्चे पिछले अटेम्प्ट में पास हुए थे, 250 बच्चे, 250 बच्चे पिछले अटेम्प्ट में पास हुए थे ऑनलाइन, ठीक है। कंसीडर द फ्लोइंग, ये कर लिया था 75 से चालू करना, 74 तक कर लिया था, 75 देखो। कंसीडरेशन इज, कंसीडरेशन क्या है दोस्तों? कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे, बट सर इसमें दिक्कत यह है कि इसमें एक्सेप्शन भी है, अगर कंसिडरेशन ना हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में तब भी तो वैलिड माना जाता है, तो इसको नहीं मानेंगे सर, इसको पॉइंट नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या है एसेंशियल मतलब जरूरी ही है, मतलब कंडीशन होनी चाहिए, एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब कंसिडरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने कहा एक्सेप्शन भी तो कुछ नाम की चीज है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वैलिड माना जाता है, तो ये नहीं माना जाएगा। एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है अजीब सा, एलिमेंट इन एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो एक्सचेंज होता है वो एक एलिमेंट है। देखो पहला पॉइंट जब पढ़ोगे ना, पहला पॉइंट तो वहां देखना, डूइंग और abstain from doing something at a desire of the promiser, लग रहा है या नहीं लग रहा है? जो मैंने बताया, डूइंग किसी चीज को करना और किसी चीज को नहीं करना, और उसके बदले में डिजायर, प्रोमिजर के कहने पर किसी चीज को करना और किसी चीज को नहीं करने पर जो पैसा दिया जा रहा है, जो कुछ दिया जा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। एलिमेंट थोड़ा ना दोस्तों, एक्सचेंज होना, बार्टर सिस्टम तो ना चल रही है, एक्सचेंज कराया उसके बदले में जो एक्सचेंज, एलिमेंट नहीं है दोस्तों, क्या है? डूइंग और अब्सटेन फ्रॉम दैट डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, की डिजायर पे किसी चीज को करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, किसी चीज को नहीं करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो है कंसिडरेशन। अब वैलिड कंसिडरेशन इंक्लूड, एक वैलिड कंसिडरेशन में क्या चीजें होनी चाहिए दोस्तों? इन एडुकेट कंसिडरेशन, बिल्कुल सही, ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए थे याद है, मैंने सारे पॉइंट लिखवा रहे थे आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर उसमें पढ़ो ना एसेंशियल एलिमेंट लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन, तो उसके अंदर मैंने सारे पॉइंट आपसे डिस्कस करे हैं, इसलिए मैं इसको खोल के रखता हूँ, याद रहता है। देखो लीगल रूल रिगार्डिंग है, इसके अंदर सबसे पहला चीज क्या है दोस्तों बताना, सबसे पहला चीज क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड पास कंसिडरेशन होता है, बिल्कुल पास प्रेजेंट फ्यूचर तीनों होता है, ठीक है। इनएडुकेट कंसिडरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, इनएडुकेट कंसिडरेशन में मूव, यहाँ पर देखो ये कंसिडरेशन मस्ट बी मे बी पास प्रेजेंट और फ्यूचर, जो मेरा यूनिलेटरल है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, और यूनिलेटरल मतलब एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूटेड का मतलब हो गया, एग्जीक्यूटेड का मतलब हो गया देखो प्रेजेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर, और पास इन्होंने अलग से दे दिया, और पास इन्होंने अलग से दे दिया, तो पास प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। इनएडुकेट कंसिडरेशन भी दिखाया था मैंने आपको, दिखा देता हूँ। तो यही फायदा होता है जब मैं आपको हर चीज पढ़ाता हूँ, कंसिडरेशन में भी इनएडुकेट क्या होना चाहिए? इनएडुकेट, देखो सारी चीज पढ़ाने का फायदा है, तो क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, 76 आंसर क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ दी अबव। अब वैलिड कंसिडरेशन हैज फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट, एक वैलिड कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए? सारे एसेंशियल एलिमेंट, इट मस्ट बी डिजायर्ड एट द प्रोमिजर फ्रॉम, ये एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था। कंसिडरेशन मस्ट बी सप्लाई फ्रॉम द प्रोमिजर एनी अदर पर्सन, ये भी कराया था। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी कराया था, और डी इज राइट आंसर 77, ठीक है भाई। कंसिडरेशन कंटेम्पलेट अंडर इंडियन लॉ, कंसिडरेशन कंटेम्पलेट अंडर इंडियन लॉ मतलब कंसिडरेशन कंटेम्पलेट अंडर इंडियन लॉ का ही मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंसिडरेशन इंडियन लॉ के अंदर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? सिर्फ पास्ट पास्ट कंसिडरेशन होना चाहिए? नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों होता है। क्या होता है? पास्ट प्रेजेंट। मॉनेटरी होना चाहिए? नहीं, कंसिडर मॉनेटरी क्या गुड्स के बदले गुड्स नहीं दे सकता है कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मींस कंसिडरेशन क्या है? आपने मुझे कार दी, मैंने आपको दूसरी बाइक दे दी, क्या कंसिडरेशन नहीं है? बिल्कुल है। प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं दोस्तों, प्रेजेंट कंसिडरेशन ओनली लगा रखा ना, तो ओनली मतलब समझो यार, ओनली का मतलब सिर्फ प्रेजेंट कंसिडरेशन ही, सिर्फ पास्ट कंसिडरेशन ही नहीं। अगर ओनली नहीं लगाता ना, कहता प्रेजेंट, तो एक आंसर क्वेश्चन ही गलत जाता, क्योंकि कहता है कंसिडरेशन क्या प्रेजेंट होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ओनली लगाता है सिर्फ प्रेजेंट ही होता है? नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों होता है दोस्तों। आई बात समझे? कंसिडरेशन अरेंजमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड,
ऐसा कोई एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो क्या है, वॉइड है। नो क्लॉज, देखो मैंने आपको याद है तो मैंने कराया था क्लॉज कराया था मैंने क्लॉज। सेक्शन 25 में तो लिखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और क्लॉज 1 में लिखा है सर उसकी एक्सेप्शन। सेक्शन 25 में लिखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और देखो मैंने क्लॉज कराया था सेक्शन 25(1) में नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25(2) के अंदर प्रॉमिस टू कंपनसेट द पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सेक्शन 2 और आपके पास सेक्शन 2(3) के अंदर देखो तीनों क्लॉज दे रखे हैं। क्या बताओ, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन किसी क्लॉज में है, 1, 2, 3 क्लॉज में? नहीं सर, नॉन ऑफ द अबव क्लॉज इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में लिखा गया है कि नो कंसिडरेशन, क्लॉज में तो एक्सेप्शन है। सेक्शन 25 के क्लॉज 1 या सब सेक्शन 1 बोल दो, क्लॉज 1 में एक्सेप्शन है, क्लॉज 2 में भी एक्सेप्शन है, क्लॉज 3 में भी एक्सेप्शन है। किसी भी क्लॉज के अंदर कंसिडरेशन का मतलब, ये कौन सी लाइन में कौन से सेक्शन में लिखा है कि कौन सा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कौन सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 25 में लिखा है, पर कोई भी क्लॉज नहीं। अभिभाषण में लिखा है an exception of doctrine of privity of contract include फैमिली सेटलमेंट कह सकते हैं, असाइनमेंट कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ सर? तीनों कह सकते हैं। असाइनमेंट पढ़ा था एक्सेप्शन में, फैमिली सेटलमेंट पढ़ा था, एग्रीमेंट भी पढ़ा था दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। मैं दिखाऊं फिर दोबारा दोस्तों, हर एक चीज पढ़ाने के बाद ही कितना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हर एक चीज बताई, ठीक है। स्टडी मैट से पढ़ाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टडी मैट में इतनी सारी चीजें होती है ना सर, इतनी ज्यादा, तो काफी छुड़वाने का मन भी करता है, पर ना, बिल्कुल नहीं छुड़वाना, किसी हालत में नहीं छुड़वाना। फैमिली सेटलमेंट की बात है, फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट करा था, ये रहा फैमिली सेटलमेंट, सॉरी ये रहा। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीका क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी हो गया था, असाइनी आ गया। कॉन्ट्रैक्ट बनाने में क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, एक्सेप्शन एग्रीमेंट, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट। एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट बनेगा तभी तो होगा, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन फाइल सूट, सूट मतलब क्या होता है, केस करना, क्या वो केस फाइल कर सकता है? एंड सच स्ट्रेंजर इज अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सच पर्सन, a stranger to a consideration can file suit। कंसिडरेशन से रिलेटेड जो स्ट्रेंजर है वो क्या फाइल कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। सच अ स्ट्रेंजर इज अ पर्सन, वो स्ट्रेंजर पर्सन होगा जो कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अ पर्सन हु गिव कंसिडरेशन नहीं, अ पर्सन हु विल नॉट गिव कंसिडरेशन, अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कंडक्ट बट नॉट गिव कंसिडरेशन। मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है दोस्तों? हमने पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने कभी नहीं पढ़ा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ये हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है दोस्तों, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पढ़ा है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आपने क्या दिया, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी हो पर आपने कंसिडरेशन पे नहीं करा, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। दोस्तों मैंने कहा ना कि ऐसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपके बुक में भी कहीं नहीं लिखा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देख लेना आप जाकर। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या कर सकता है, फाइल। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब बताओ क्या होता है? हम दोनों, हम एक 3 पर्सन है, 1, 2 और आपका फ्रेंड मान लेते हैं, मेरा फ्रेंड, 4 पर्सन है, मेरा फ्रेंड, आपका फ्रेंड और आप और मैं, 4 पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करा। उन चारों में से सब आपस में कंसिडरेशन भी दे रहे हैं, पर मैं कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तो उन हम सारी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है, हम सारी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, हम सारी पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, चारों की पर्सन के बीच में, पर मैंने कंसिडरेशन पे नहीं करा, तो मैं कंसिडरेशन के लिए क्या हो गया, स्ट्रेंजर हो गया। अब आया समझ में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है? वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी तो होता है बट कंसिडरेशन नहीं देता, ऐसे पर्सन को नाम देते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वो पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, तो थर्ड पार्टी बन गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे आपके और तीसरी पार्टी के मिलकर तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, पर तीसरी पार्टी ने पैसे नहीं दिए, कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तो बन गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो होती है पर वो कंसिडरेशन नहीं देती, तो वो पार्टी क्या माना जाएगा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, क्या बात समझ में आ गई? आगे ये देखो लास्ट पॉइंट है, अ पर्सन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन होगा, वो स्ट्रेंजर जो पर्सन है हु इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है बट नॉट गिव अ कंसिडरेशन। आई बात समझ में? न्यू पॉइंट है, न्यू, ये न्यू है, न्यू। तो जहां पर आपको नया नया लग रहा है, जहां पर मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो पॉइंट आप मिस लेते, आप एक वो बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर लिखते जाओ भाई ये पॉइंट नहीं थे, ये अलग से पढ़ना है हमें, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट मे बी गिव, मे मस्ट बी एट अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पर मे बी गिवन बाय कंसिडरेशन। मे कब लगता है, ध्यान दो, लीगल रिगार्डिंग में अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान से,
लीगल रूल रिगार्डिंग के अंदर मैंने बताया था कंसेशन मस्ट एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसेशन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक मैं दिखाऊंगा तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मेरे। कंसेशन यहाँ पे मैंने आपको लाइन अंडर लगाई थी, कंसेशन मस्ट और कंसेशन में फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी, यहाँ प्रोमिजर था मस्ट और यहाँ पर मे फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। देखो कहां पर है प्रोमिजर, नहीं प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिजी हो या और ये देखो दोनों मिल गए ना, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। देखा लीगल रूल रिगार्डिंग के, देखो एक एक पॉइंट आपको कितना कीमती है मैं कह रहा हूँ ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है दोस्तों। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में सप्लाई कंसेशन, सेकंड लीगल रूल रिगार्डिंग अभी जो पढ़ा ये वाला। पास कंसेशन इज गुड कंसेशन, बिल्कुल सही है गुड कंसेशन मतलब वैलिड है, गुड कंसेशन का मतलब गुड नहीं अच्छा नहीं है, गुड कंसेशन मतलब वैलिड। कंसेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, एडुकेट होना जरूरी, इन एडुकेट हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मुझे मैंने कहा वो जींस वाली कहानी याद है कि दोस्त लोग 500 की जींस कर दी, 5000 की जींस कर दी, 500 में दे दी। एडुकेट होना, एडुकेट मतलब जितने की जींस थी उतना पैसा मिलना चाहिए, कम में भी दे सकता है, कम में भी दे सकता है। कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट, अभी तो बताया कि कंसिडरेशन एडुकेट नहीं होना चाहिए, शुड बी एडुकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट इज द फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कंसिडरेशन एडुकेट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन टू द रूल, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue अ बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट, तीनों पढ़े थे नहीं पढ़े थे एक्सेप्शन के अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या रहा सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम सारे कर जाएंगे। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडर, फिर न्यू में लिख देना इसको, ठीक है, एक लिस्ट बनाना उसके अंदर डालना। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन फाइल स्यूट, क्या वो केस कर सकता है, कैन नॉट फाइल स्यूट, क्या वो केस नहीं कर सकता, कैन फाइल ओनली विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट में, इज सिमिलर टू द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, या सिमिलर द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वही इस पर कहानी है दोस्तों। अभी मैंने आपको पढ़ाया इसी के ऊपर, देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बताया था अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल स्यूट, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी तो पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टी बोल सकते हैं इसको, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है पर उसने कंसिडरेशन नहीं दिया, पर वो केस कर सकता है दोस्तों। अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इश्यू अपॉन इट, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हमेशा केस कर सकता है, किसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा केस कर सकता है। याद रहेगी, दो बातें सीखिए, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है, दोनों का मतलब समझ में आ गया ना आपको। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता, बस कुछ एक्सेप्शन है वहां कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एक्सेप्शन कुछ नहीं है, हमेशा केस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी तो है ही, केस कर सकता है। अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सेम क्वेश्चन है, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कंसिडरेशन था, कॉन्ट्रैक्ट, कैन फाइल्स यू ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कैन फाइल्स यू if the agreement, if the contract in return, cannot files you, बिल्कुल सही। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यू नहीं कर सकता, एक्सेप्शन में कर सकता है, एक्सेप्शन कहां पर कोई दे नहीं रखी। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता, पूरा पढ़ा है कहानी ये तो। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, केस तो कर सकते हैं, पार्टी तो केस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो केस कर सकता है, तो केस कर सकता है कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर, कंसिडरेशन में आया था ना, और कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रेंजर का समझ में आया, जिसकी पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होता है, तीसरी पार्टी क्या होगी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो केस नहीं कर सकती। एक्सेप्शन, बट सम एक्सेप्शन होता तो मैं उस पर टिक लगा देता, कुछ एक्सेप्शन में कर सकती है। The inadequacy of consideration may take into account by the court. इनएडुकेसी अगर कोई कंसिडरेशन इनएडुकेसी है, मतलब मैंने ये 2 लाख की कार खरीदी पर मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपए में बेच दी, इनएडुकेसी हो गया। अब इस केस के अंदर मे बी टेक इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट, ऐसे कंसिडरेशन को कोर्ट देखेगा दोस्तों। कोर्ट बस एक चीज देखेगा, जब भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इसके बीच में, मान लो हमने 5 लाख की कार खरीदी पर मैंने अपने दोस्त को 10,000 में बेच दी, और मे टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट, कोर्ट की अकाउंट का मतलब क्या हुआ, कोर्ट का देखना जरूरी है इसके अंदर। देखो इस डिटरमाइन, पहला जो केस है वही सबका आंसर है, इन डिटरमिनेशन डिटरमाइन द क्वेश्चन ये डिटरमाइन होता है वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर आर फ्रीली गिवन। मैंने आपको 5 लाख की कार 5,000 में दे दी, 5,000 में दे दी, अब ये देखा जाए तो भाई ये दिक्कत हो रही है, अब कोर्ट कहेगा भाई इसमें तो भाई प्रॉब्लम सी है, कोई बंदा अपने 5 लाख की कार 5,000 में क्यों देगा, कहीं ना कहीं डाउट होगा नहीं होगा, तो कोर्ट आपसे एक क्वेश्चन अराइज करेगा, कोर्ट आपसे पूछेगा, अकाउंट मतलब क्या होता है पूछना, अकाउंट मतलब क्या हुआ, इनको पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या प्रोमिसर मेरे से पूछेगा, आपसे नहीं क्योंकि आपको तो बेची है, मेरे से पूछेगा कोर्ट, जैसा पूछेंगे मेरे से, क्या तुमने फ्री कंसेंट के साथ दी थी, क्या तुम्हें धमकी तो नहीं मिली थी ना, क्या तुम ऐसा नहीं है, तुमने अपनी 5 लाख की कार 5,000 में कैसे बेच दी, मैंने कहा सर मेरी फ्री कंसेंट था, मैंने अपनी मर्जी से बेचा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक कोर्ट आपसे क्या क्वेश्चन राइज करेगा, वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्री और नॉट, क्या वो फ्री था या नहीं था, अगर फ्री था तो वैलिड, ठीक है, फिर तो आप 5,000 का फ्री में दो, हमारी तरफ से गिफ्ट दो,
क्या प्रॉब्लम आ रही है, आ रहे समझ में? कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी प्रेजेंट ओनली, ओनली लग रहा है ना तो गलत है। जहां ओनली लगा है मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इधर है, तो बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, बार बार तो बार बार करेंगे तो आपको और अंतर आ जाएगा। Which one of the following is correct statement? The stranger to contract cannot sue. A stranger to consideration contract है, इसको छोड़ना जरा। Stranger to contract can file suit. Which one of the following? ये सही है, ठीक। पता नहीं क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं, कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट दोनों आगे, गलत है सर। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अलग अलग होते हैं दोनों। स्ट्रेंजर टू कंसिडर कैनॉट बी द पार्टी, पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट का, गलत। सिंपल है, पहले दिख गया भाई, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन केस कर सकता है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने करा तो है पर वो कंसिडरेशन नहीं दे रहा बदले में। गिफ्ट का केस में हो सकता है, गिफ्ट के केस में हो सकता है दोस्तों। अब के एक बेटे के फादर ने किसी के पर्सन फादर ने उसको गिफ्ट दिया पर बदले में उसने कुछ नहीं दिया, तो अब केस के अंदर अगर वो गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर रहा है पर उसने फादर ने गिफ्ट नहीं दिया तो वो अब केस कर सकता है। इस तरीके ये हो गया। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, कंसिडरेशन इज अ मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस, अ प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, ओनली अ मोरल ऑब्लिगेशन, समथिंग ऑफ अ वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। वाह, बताओ कौन सा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा भाई, कौन सा अच्छा लगा? दो बातें मुझे अच्छी लग रही है। अब मोटिव, मोटिव मतलब क्या होता है, मेरा एम, मेरा उद्देश्य। प्रॉमिस, एनी प्रॉमिस, उद्देश्य तो ना होता कंसिडरेशन। अगर आपने कहीं पर कंसिडरेशन करा है, अगर आपने कहीं कंसिडरेशन करा है, सॉरी आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो उस केस के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। अब प्राइस, मुझे तो ये लग रहा है सही, अब प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस करा उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और समथिंग इन अ वैल्यू, समथिंग इन अ वैल्यू, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ वैल्यू में होना चाहिए इन आई ऑफ लॉ। तो क्या है ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो को कह रहा है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही? मेरे को दो स्टेटमेंट सही लग रही है सर। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, आपने एथिक्स पढ़ लिया, मैंने आपको कहा था एथिक्स पढ़ लिया, मोरल इच्छा, सब कहते हैं कि देना चाहिए, सबका जो सोचना है वो मोरल है, हमारा क्या सोचना है वो एथिक्स है, तो मोरल ऑब्लिगेशन है। सब कह रहे हैं कि यार तूने कार खरीदी तो दे दे, देना बनता है, दे दे। मोरल ऑब्लिगेशन तो ना, तेरा मन नहीं करेगा तो नहीं देगा भाई, है ना? तो मोरल ऑब्लिगेशन तो ना सर। लीगल ऑब्लिगेशन होता तो मजा आता, लीगल मतलब देना ही पड़ेगा, मोरल मतलब इच्छा है, लीगल मतलब देना ही पड़ेगा। मेरे को सेकंड और थर्ड लग रहा है, तो सेकंड और फोर्थ लग रहा है, तो आप देखो कौन सा है, ये रहा सेकंड और फोर्थ आता करेक्ट। दूसरा प्राइस या समथिंग इन अ वैल्यू, कुछ भी बोल दो। पास्ट कंसिडरेशन मींस, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, मनी रिसीव, पैसा रिसीव कर लिया इन पास्ट विदाउट मेकिंग इवन अ प्रपोजल। ओहो, प्रपोजल मतलब ऑफर दिया बिना मनी रिसीव कर लिया, ऐसा तो ना होता है दोस्तों। अरे फिर ये गलत है, बिना ऑफर दिए कोई बंदा मनी रिसीव कर लेगा? आपने मुझे कहा कि कार खरीदोगे, मैंने कहा, मैंने ना हाँ करा ना ऑफर दिया ना, आपने मुझे कहा ही नहीं और मैंने आपको पैसे दे दिए, ऐसा तो ना होता सर। द प्राइस विच इज मोर देन द प्रोमिस एक्सपेक्टेशन, ऐसा कोई प्राइस जो प्रॉमिस, तो पास्ट कहां से आ गया सर? मैंने कहा, आपने कहा भाई 5 लाख के, मैंने कहा 6 लाख देने को तैयार हूं मैं, फिर पास्ट हो गया सर, होता है। अब पास्ट एक्ट, एक्ट मतलब होता है काम करना, पास्ट में जो काम करा, डन बिफोर द प्रॉमिस इज मेड, प्रॉमिस होने से पहले, प्रॉमिस होने से, प्रॉमिस कब बनता है, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होती है। मैंने अमेजोन से कुछ सामान खरीदा और जैसे मैंने बाई करा और मैंने पेमेंट कर दी, तो जब मैंने पेमेंट कर दी उसके बाद उन्होंने ऑर्डर को एक्सेप्ट करना, होता नहीं होता? पेमेंट करने के बाद भी तो ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं, तो मैंने पेमेंट कर दी, ऑर्डर एक्सेप्ट कर, तो मैंने तो पेमेंट कर दी, तो मेरे पास में काम कर दिया और ऑर्डर बाद में एक्सेप्ट हुआ है, तो प्रॉमिस होने से पहले भी क्या हो सकता है, काम हो सकता है। तो पास्ट कंसेशन मींस द पास्ट एक्ट। अमेजोन से आपने सामान खरीदा, जैसे बाई पे क्लिक करा और बाई पे क्लिक करने के बाद जब आपने पेमेंट करोगे, बाई करोगे, सब डन करोगे, पेमेंट करना है पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करोगे, पेमेंट करते ही जब अगर सक्सेसफुल ऑर्डर आता है तभी तो एक्सेप्टेंस होती है, नहीं होती? बताओ। अमेजोन इज द बेस्ट एग्जांपल इस पॉइंट के लिए, अमेजोन या फ्लिपकार्ट बेस्ट एग्जांपल है। पेमेंट करना जरूरी है, अगर पेमेंट ही नहीं करी फिर एग्जीक्यूट नहीं हो गया, फिर पास आपने काम करा, आपने सही ऑर्डर करा, ऑर्डर करा और आपने पेमेंट कर दी, और जैसे आपने मोबाइल खरीदने के लिए पेमेंट कर दी, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद सर उन्होंने कहा ऑर्डर सक्सेसफुली, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, उसके बाद आपको मेल भेजा एक, यहाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, हमने एक्सेप्ट कर दिया आपका ऑर्डर। होता नहीं होता? तो पहले हमने क्या करा, ऑर्डर बुक करा, उसके बाद पेमेंट भी कर दी, तो हमने अपना काम कर दिया। पास में जो काम करा वो प्रॉमिस बनने से पहले, बिफोर प्रॉमिस बनने से पहले भी दोस्तों। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है तो बनता है प्रॉमिस। तो ऑफर दिया, पेमेंट कर दी, कर दिया काम, अब प्रॉमिस बाद में हो सकता है बिफोर, प्रॉमिस बनने से, होने से पहले, एक्सेप्टेंस आने से पहले ही क्या कर सकते हैं हम, काम कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। सी इज राइट आंसर, पास्ट कंसीडरेशन। An agreement without consideration is void except in case of the compensation of, पढ़ाया था एक concept, voluntary service ended at the request of the other party of the agreement,
वॉलंटरी सर्विस रेंडर एट द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन, रिम्बर्समेंट मतलब आपने जो खर्चा करा उसका पैसा मांगना, दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। मेरे को तो पहले सही लग रहा है दोस्तों। पास्ट में कोई अपनी इच्छा से सर्विस करी, विदाउट कंसेशन कर सकता है, जरूरी नहीं है भाई। मैंने कहा कि एक जगह है वहां पर घर की आग आग जल गई, तो उसने आग बुझाने में मदद करती, तो ना अपनी सर्विस दी, आग बुझाने में मदद करी, ना सर्विस दी। अब वो अपनी इच्छा से करी है ना उसने, क्या उसको कंसेशन देने की जरूरत है? नहीं। तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि चल मैं यार तेरी आग घर की आग बुझा जल गया तो आग बुझाने आओ, मान लो पड़ोस में कहीं आग लग गई, तो आप क्या करते हो? आप जाओगे, अपने कभी होगा तो आप जाओगे तो बुझाओगे ना, बुझाओगे नहीं बुझाओगे? कह रहा मरद मेरा, ऐसा तो नहीं कहोगे, तो बुझाओगे ना। तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों? उस केस के अंदर क्या होगा? आपने अपनी सर्विस तो दी, सर्विस दी, बुझाया आपको, आपको बुझाया, पर उसने बदले में आपको पैसे नहीं दिया, उसके मतलब उसने कंसेशन नहीं दिया, पर आपने कंसेशन बढ़ाया, तो दैट इज द एक्सेप्शन। कोई कंपनसेशन इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर वास्ट वॉलंटरी सर्विस, ठीक है। आपने सर्विस दी, आपने बदले में अब उसने पैसा दे दिया, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि आपने किसी पर्सन के घर की आग बुझाई, आपने पैसा वैसा कुछ नहीं मांगा, वो आया कह रहा भाई थैंक यू, आपके लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसने आपको 10,000 रुपए दे दिया, आपने कहा बड़ा मजा आया भाई आपसे, तो आपने कुछ आपके लिए उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं दी, क्योंकि आपकी वारंटी आपने इच्छा से करा था, उसके ऊपर फिर भी उसने पे कर दिया, तो दैट इज द, उसके बदले में फिर आपने कुछ नहीं दिया, लायबिलिटी तो नहीं थी सर, हमने तो वो आग बुझाई, वो सर वो तो बुझाने के बाद उसने आपको आकर दिया पैसा, पर उसके ऊपर लायबिलिटी आपको पैसा दिया, उसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने जो आग बुझाई थी वो तो वॉलंटरी था, उसके बदले में तो कुछ देना था, वो तो खत्म होगी कहानी, आग बुझाई कहानी खत्म, उसके बदले में आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया उसको। इसलिए कहा कि कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस, ठीक है। आप मेरे मान लो घर पे आग लग गई, आप आए, आपने आग बुझाई, आपने कहा थैंक यू भैया, आप चले गए, ठीक है, और जैसे आप बोला आप चले गए, ठीक है, मैंने कहा ओके, और मैं गया आपके, मैंने कहा यार ठीक है, आप मुझे लगा यार कुछ तो देना चाहिए, उसको गिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने आपको गिफ्ट दे दिया कुछ, आपने जो गिफ्ट दिया मैंने आपको कुछ कंसिडरेशन आपके उसमें, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिया, आपने कहा कि ये रहने दो, मतलब मैंने आपको पैसे पकड़ा दिए, आपने ठीक है सर रख लिया, उसके बाद आपने मुझे कुछ नहीं दिया, समझ में आ रहा है? अब यही आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि सर हमने तो आग बुझा दी ना। मैंने कहा दोस्तों भी समझो, आपने जब आग बुझाई तो वो वॉलंटरी था, अपनी इच्छा से था, आपने कुछ मांगा नहीं, तो वही खत्म होगी कहानी, वही खत्म होगी। फिर मैंने अपनी इच्छा से दिया आपको, तो उसके जब मैंने अपनी इच्छा से आपको पैसे दिए, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया, वो जो आग बुझाई वो तो खत्म होगी कहानी वहां पर। इसलिए कहा कि इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस रेंडर, पास्ट में जो सर्विस आपने दी है उसकी कंपनसेशन में मैंने कुछ पे करा, तो उसके बदले में आपने कुछ नहीं बोला, तो ये भी वैलिड माना जाएगा, और देखा जा रहा है वो पास के लिए ही दिया जा रहा है, इसलिए वैलिड कहा गया, ठीक है। ए इज राइट आंसर। कितने हैं देख लेते हैं एक बार। कंसिडरेशन खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे, करते जाओ। A contract without concession is void. There are exceptions. Which of the following exception is correct? कौन सी exception correct है? तेरा सी, a promise to pay that with in writing or sign. which थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ये सिंपल ना। Which one of the following statement is incorrect with regard to the nature of valid concession? Valid concession के लिए कौन से statement incorrect है? Concession must be adequate. Concession adequate होना चाहिए। Incorrect, यही गलत है भाई। कंसिडरेशन में भी इनएडुकेट भी हो सकता है। मस्ट मतलब एडुकेट ही होना चाहिए। 5 लाख की कार 5 लाख में ही बेच सकते हो, मस्ट भी एडुकेट नहीं दोस्तों। कंसेशन मस्ट बी रियल, बिल्कुल ठीक, रियल होना चाहिए। कंसेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिल्कुल। कंसेशन मस्ट मूव एट रिजल्ट, तीनों सही है, बट कंसेशन मस्ट भी होगा, एडुकेट नहीं होना चाहिए। मे बी एडुकेट, इनएडुकेट भी हो सकता है, एडुकेट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ मस्ट लगा दिया मतलब होना ही चाहिए, गलत हो गया। तो आपके पास ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। Which one of the following about the doctrine of the privity of contract? Only one party cannot to the contract can sue. Stranger to contract cannot sue. हाँ, ये तो मतलब हुआ doctrine of privity of contract का मतलब है stranger cannot sue. B is a right answer. तो भैया which one of the following about the doctrine of is correct? तो भैया मेरे को तो B is a right answer है। आपकी बुक में अंदर बोथ ए एंड बी दे रखा है, कह रहा ओनली वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue. ओनली वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue. ये नहीं होगा, आप सोचो। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, अब जब हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ओनली अ पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ओनली वन नहीं लिखा, सॉरी मेरी गलती है, मैंने ओनली अ पार्टी टू, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वही केस कर सकती है, बिल्कुल सही। मुझे लगा ओनली वन पार्टी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सही, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। मुझे लगा दोस्तों उसमें लिखा है ओनली वन, यहाँ पे लिखा ओनली अ पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उन्हीं में से केस कर सकते हैं, कौन केस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बोथ एंड बी इज अ राइट आंसर। 96 आ जाओ। इन इंडिया अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू द कंसेशन, इंडिया के अंदर वो पर्सन जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैन sue ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज अ पार्टी।
बिल्कुल सही। अगर वो स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो स्यू कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैन नॉट स्यू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता, कर सकता है। कब कर सकता है? अगर वो स्ट्रेंजर टू द पार्टी और एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ लिखा कैन नॉट स्यू, कैन नॉट स्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट स्यू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे केस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस नहीं कर सकता है दोस्तों। डिपेंड ऑन द पार्टीज, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, नहीं, ये तो दोनों नहीं है। 96 का आंसर ए है, कैन स्यू। कब कर सकता है स्यू? इन इंडिया के अंदर एक पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, हु इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, क्या लिखा है? स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। कैन नॉट स्यू द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, स्यू द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पार्टी है तो। और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब ही यही हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो होता है पर कंसिडरेशन नहीं देता, पार्टी तो है तो क्यों स्यू कर सकता है, बिल्कुल सिंपल। देखो बार बार आ रहा है, पर आप शर्त ले लो, इसका है ही नहीं कंसेप्ट, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का कंसेप्ट ही नहीं है आपकी बुक के अंदर, फिर भी देखो कितनी बार आया। यही तो स्टडी मैथ की गलती है दोस्तों, यही स्टडी मैथ की गलती है। और सर पेपर में आ जाएगा, पेपर में आएगा, गारंटी आएगा, मतलब जो बुक के अंदर है चाहे वो कंसेप्ट हो या ना हो पेपर में आएगा, इसलिए पढ़ाना पड़ा सर सारा, कटवा भी नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकते सिलेबस नहीं है काट दो, पेपर में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पास्ट कंसिडरेशन इज इनकरेक्ट? पास्ट कंसिडरेशन के हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है? पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड, बिल्कुल सही है, ये तो सही स्टेटमेंट है। इट इज डन बिफोर द मेकिंग एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाने से पहले कंसिडरेशन दिया जाता है, सही है। एग्रीमेंट का बंदा अभी सीखा था, प्रॉमिस होने, अमेजोन वाला प्रॉमिस होने से पहले, एक्सेप्टेंस देने से पहले, एग्रीमेंट कब बनेगा? जो ऑफर एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस होने से पहले ही क्या हो जाए, कुछ कर दिया गया हो। इट इज डन विद मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तब करा जाए, तब तो वो प्रेजेंट हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम जो कंसिडरेशन दिया हो तो प्रेजेंट हो गया, पास का होगा। सी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। पास कंसिडरेशन, पास 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 क्यों हो रहा है यहाँ पर? पास कंसिडरेशन मींस कंसिडरेशन एंड प्रोमिसेस शुड मूव टुगेदर। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, पास कंसिडरेशन का मतलब एग्जीक्यूटेड होता है, पास मतलब एक बंदा काम कर लेता है, दूसरा बंदा काम अभी कर रहा है, पेंडिंग है। एग्जीक्यूटिव मतलब दोनों प्रेजेंट में होता है एग्जीक्यूटेड। इनवैलिड कंसिडरेशन नहीं, ये तो नहीं है। कंसिडरेशन इज प्रोवाइड प्रायर टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। कंसिडरेशन इज प्रोवाइड प्रायर टू मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कंसिडरेशन हो जाता है, यही तो मतलब है प्रायर, प्रायर मतलब पहले, टू मेकिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही क्या कर दिया, कुछ प्रायर काम कर दिया, कंसिडरेशन पे कर दिया है। अमेजोन से सामान खरीदा और मैंने पे कर दिया तो मैंने अपनी ओब्लिगेशन खत्म कर दी, मैंने पे कर दिया, दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन। दिस इज द पढ़ने का तरीका समझो सर। कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस शुड मूव टुगेदर, क्या एक साथ होंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा दोस्तों। आज एग्रीमेंट हुआ और आज ही कंसिडरेशन तो प्रेजेंट हो गया, मूव टुगेदर, समझ में आ रहा? आज कंसिडरेशन हुआ, आज कंसिडरेशन पे कर रहा हूं और आज ही प्रॉमिस हो रहा है, मतलब आज ही एग्रीमेंट बन रहा है। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? ऑफर एक्सेप्ट, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब प्रॉमिस बनता है, तो भी एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट और कंसिडरेशन एक साथ होगा तो प्रेजेंट होगा, वो पास नहीं होगा। कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, प्रायर, तो कंसिडरेशन होगा प्रोवाइड, दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन। एन एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड होता है प्रेजेंट में। एंड एक्ट, एक्ट मतलब काम करा गया, और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिस, an act done in the expectation of the proposal, an act done by one party as part of his promise, या past consideration। बताओ, जब दोनों पार्टी अपना प्रॉमिस को पूरा करते, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, और वो प्रेजेंट होता है। तो देखो पास तो हटा दो, एन एक्ट डन बाय वन पार्टी, ये भी हटा दो, दोनों पार्टी आएगा। एन एक्ट डन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करेंगे, दोनों पार्टी कहां लिखा है? व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस मतलब मैंने भी अपना काम कर दिया, प्रॉमिस पूरा कर दिया, आपने भी अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो दैट इज द कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, और इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटिव का मतलब जब एक पार्टी करती है, कंसिडरेशन इज प्रॉमिस्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, प्रॉमिस येट टू परफॉर्म बाय बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी जब परफॉर्म करेगी, दोनों पार्टी जब परफॉर्म करेगी, या आप बोल दो एक पार्टी परफॉर्म, दोनों का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट थे, याद आ रहा? मैं सिखाया था एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, सॉरी एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट थे, एक था यूनिलेटरल, एक था बायलेटरल। या तो एक पार्टी काम कर दे, एक ना करे, तब भी एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, या दोनों पार्टी काम ना करे तब भी एग्जीक्यूटिव होता है। समझाया था? एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट करवाए थे, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या है? एक पार्टी परफॉर्म कर दे, एक पार्टी ना करे तो एग्जीक्यूटिव बन जाता है, या दोनों पार्टी परफॉर्म ना करे तब भी एग्जीक्यूटिव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रॉमिस येट टू परफॉर्म, अभी करना बाकी है, येट टू परफॉर्म अभी करना बाकी है, बाय बोथ द पार्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं इसको, एग्जीक्यूटरी पर बायलेटरल वाला पार्ट है, अगर एक पार्टी कर देती है कि नहीं करती तो यूनिलेटरल वाला पार्ट होता है। बी इज द राइट आंसर। इन इंडिया, इंडियन लॉ, कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बिल्कुल सही। इफ इट इज डन एट द इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट इज, तो वो कंसिडरेशन क्या माना जाएगा?
बताओ, मैंने आपको पहले ही लीगल रूल में होता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर के कहने पर कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। इसके लिए कहानी भी सुनाई थी मैंने आपको। अगर प्रोमिजर के कहने पर कंसेशन मूव नहीं हुआ, थर्ड पार्टी के कहने पर कंसेशन मूव हो गया। याद आ रहा है वो कहानी सुनाई थी मैंने आपको, जहां पर कंस्ट्रक्शन का मार्केट कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी पर्सन को, इसकी दुकान थी और दुकान ने उसने पेमेंट कर दिया कि भाई तू मेरी दुकान मेरे हिसाब से बना दे, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे मूव होना चाहिए? प्रोमिजर के हिसाब से। और मूव कौन कर रहा था? थर्ड पार्टी। क्या हो सकता है? वैलिड माना जाएगा? नहीं। उसने लिखा पहले ही पॉइंट में कंस्ट्रक्शन कैसे मूव होना चाहिए? मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर की डिजायर पे, प्रोमिजर की इच्छा पर मूव होना चाहिए, प्रोमिजर के कहने पर मूव होना चाहिए कंसेशन। थर्ड पार्टी के कहने पर कंसेशन मूव नहीं होते। इफ इट इज डन, अगर वो कंसेशन एट द इंस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के कहने पर हो रहा है विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर की कहने पर नहीं, थर्ड पार्टी के कहने पर हो रहा है, तो वो कंसेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि लीगल रूल रिगार्डिंग का पहला ही चीज मिसिंग है, नॉट अ कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अ कंसिडरेशन इज इलीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, अनसर्टेन और एम्बिगियस। एम्बिगियस को अनसर्टेन कहते हैं, बाद में बताऊंगा। एम्बिगियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया? बस जान निकल गई इसकी। हाँ चलो चलो, आ जाओ भाई, रेड पेन आ जाओ। एम्बिगियस का मतलब क्या होगा सर? बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा। कंसिडरेशन क्या सर? कंसिडरेशन इज इलीगल, कंसिडरेशन इज इलीगल और फिजिकली इम्पॉसिबल, अनसर्टेन, इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल बाय लॉ, अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल तो हो ही सकता है। ऐसा कोई कंसिडरेशन जो इलीगली है, फिजिकली इम्पॉसिबल। याद है लीगल रूल का लास्ट पॉइंट, रियल एंड इल्यूजरी। आ रहा समझ में? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपके पास सी होगा भाई, आंसर सी होगा। सल नॉट भी लिखा है, सल नॉट भी, यहाँ तो गड़बड़ कर दोगे। पूरा पढ़ो कहानी क्या लिखा है। ऐसा कोई कंसिडरेशन जो इलीगल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, अनसर्टेन है, वो शैल नॉट बी अनइंफोर्सेबल या इनफोर्सेबल। शैल नॉट, नॉट मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, तो इन्फोर्सेबल लिखना पड़ेगा ना। यही कंफ्यूजन हो गया। देखो मैं गलती कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैंने भी जल्दीबाजी में कर दिया था। और यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं क्या लिखा है, शैल नॉट बी मतलब अगर कोई कंसिडरेशन इलीगल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, अनसर्टेन है, तो क्या वो इन्फोर्सिबल हो सकता है? शैल नॉट बी, वो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता। शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर लिखना शैल नॉट बी अनइन्फोर्सिबल, मतलब वो अनइन्फोर्सिबल नहीं होगा, मतलब इन्फोर्सिबल होगा, उल्टा मतलब ये हो गया। अगर वो अनइन्फोर्सिबल नहीं है तो इन्फोर्सिबल है, तो गलत हो जाएगा ये। इसलिए बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, अगर मैं गलती हो सकती है मेरे से जल्दीबाजी में, तो आपसे भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर लो आपको पेपर देना है ना, तो हर एक चारों पॉइंट आपको एक जैसे लगेंगे सब में, बट मजा तभी आएगा जब आप ढंग से पढ़ोगे। अब प्रॉमिस टू पे अ टाइम मेरा डेट मस्ट बी रिटन एंड साइन। देखो याद हो गया ढंग से। विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी? कंसेशन रियल होना चाहिए, बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन। Forbearance to sue in a good consideration, agreement without consideration always void, agreement without consideration हमेशा void होता है। नहीं भाई, ये आपका इनकरेक्ट। ऑलवेज वर्ड नहीं लिखा होता ना, तो मैं क्या था ठीक। और ऑलवेज वर्ड का मतलब क्या हो? हमेशा। हमेशा थोड़ा ना होता है, एक्सेप्शन भी तो है कुछ। विदाउट कंसिडरेशन हमें क्या है, एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा वो ही माना जाएगा, पर ऑलवेज होना, हमेशा थोड़ा ना। इसके लिए तो कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब यही होगा कि अगर कंसेशन नहीं भी हो तब भी वैलिड माना जाता है। कह रहा हमेशा वॉइड ही होगा, नहीं सर, ये इनकरेक्ट है। कह रहा फोरबियरेंस टू स्यू अ गुड कंसिडरेशन, अगर आपके पास कोई कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन है, क्या उसमें हम केस कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टेंट ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पहले कोई ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा कराया तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जब नया कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो। आपने कोई तो एग्जिस्टेंस मतलब जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एग्जिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई परफॉर्मेंस कर दिया तो वो कंसेशन माना जाएगा? नो कंसेशन, वो कंसेशन नहीं माना जाएगा, वो करेक्ट। तीनों पॉइंट पहले के करेक्ट है, बट लास्ट वाला पॉइंट को समझ में देखते समझ में आ गया कि वो क्या है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन इज ऑलवेज वॉइड, हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। सर इंटरमीडिएट लेवल पे इतना एमसीक्यू नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे इतना एमसीक्यू है। इंटरमीडिएट लेवल में सिर्फ कम से कम 15-20, बस इतने हर चैप्टर के अंदर 15-20 से ज्यादा है ही नहीं। इंटरमीडिएट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना सब 15-20 से ज्यादा एमसीक्यू है ही नहीं, क्या वो किसी भी एक्ट के अंदर 15-20 से ज्यादा एमसीक्यू, तो इसलिए थोड़ा परेशानी नहीं रहती उसके अंदर, क्योंकि एमसीक्यू उसमें इंटरमीडिएट लेवल में 25 नंबर के आते हैं, यहाँ पर तो एमसीक्यू भी 60 नंबर के, इसलिए ज्यादा दिया है। हाँ भाई, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105।
अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेरड डेब्ट इन्फोर्सेबल होगा इफ सम कंडीशन इज फुलफिल। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब साइन होना जरूरी है, हाँ होना जरूरी है, रिटर्न होना जरूरी है, हाँ, डेफिनाइट और एक्सप्रेस होना जरूरी है, हाँ होना जरूरी है, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है दोस्तों, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। मतलब साइन हो, रिटर्न हो, साइन भी होना चाहिए, रिटर्न भी होना चाहिए, मस्ट बी साइन, मस्ट बी रिटर्न, मस्ट बी डेफिनेट एंड एक्सप्रेस। बोल कर कराओ या लिख कर कराओ, कुछ तो कराओ, पर रजिस्टर कराना लॉ द्वारा, लॉ में जाकर, अच्छा लॉ के डिपार्टमेंट में जाकर, कानून गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लॉ के कह रहा हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर वहां पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उस प्रॉमिस को कि जब टाइम बेरड डब भी हो जाएगा ना और तब भी मैं पे करने की, तो उस प्रॉमिस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को तब भी रजिस्टर, एग्रीमेंट को तब भी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस साइन कर दो, रिटर्न में हो, और डेफिनेट एक्सप्रेस होना चाहिए। डेफिनेट एक्सप्रेस मतलब बोल करो या लिख करो या कोई कंडक्ट, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। अ मैन कैन नॉट एक्वायर राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच ही इज नॉट अ पार्टी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। एक मैन है, कैन नॉट एक्वायर राइट, वो अपने अधिकार को एक्वायर नहीं कर रहा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच ही इज नॉट अ पार्टी, वो पार्टी नहीं है, और उसके अधिकार, उसके जो अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको एक्वायर नहीं कर पा रहा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, कौन सा ऐसा है वो एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। दोस्तों बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी, मैंने समझाया एग्जाम्पल, उन्हें वो अपनी प्रॉपर्टी दी, पर वो उसका अधिकार है उस प्रॉपर्टी के अंदर, ट्रस्ट अब क्या देगी, हर महीने उसकी बीवी को, मिस्टर ए की बीवी को क्या देगी, पैसे देगी, उसका अधिकार है। अगर उसके अधिकार उसको नहीं मिला, उसका राइट उसको अक्वायर नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकती है, इन्फोर्सेबल कर सकती है, नहीं कर सकती, कर सकती है। कह रहा ये तो भाई एक्सेप्शन बिल्कुल लागू हो रहा है इस पे। कह रहा अ मैन कैन नॉट एक्वायर राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई मैन अपना अधिकार किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अधिकार नहीं ले पा रहा, तो विच ही इज नॉट अ पार्टी है, भले ही वो पार्टी नहीं है, मतलब स्ट्रेंजर है, तब भी वो राइट नहीं रहा, तो बेनिफिशियरी अंडर द ट्रस्ट, यही तो मतलब हुआ। मैन हो चाहे वुमेन हो, कुछ भी हो, हम मैन लिख दिया कि मान लो एक पर्सन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी, और ट्रस्ट को कहा कि भाई मेरे बेटे को इसको हर महीने एन्युटी देते रहना, और उसको दे नहीं रहा ट्रस्ट, तो अब वो थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, अपने अधिकार को लेने के लिए केस कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट, मतलब मैरिज का खर्च उठाएंगे, वही थर्ड पार्टी है फिर भी उठाएंगे, अधिकार लेगी। असाइनमेंट ऑफ राइट, अपने अधिकार के असाइन, जिसको असाइन करें, मेरे बदले का असाइन में किसी और को कर रहा हूँ, ये भी है, पर गिफ्ट कहां से आ गई, गिफ्ट इज राइट, ये आ रही एक्सेप्शन, इस वाले रूल पर अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, अधिकार नहीं मिल रहा तो उसको लिया जा सकता है, भले ही पार्टी नहीं फिर भी ले सकती है। बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट और असाइन ऑफ राइट्स, अपने अधिकार किसी को असाइन कर दिया तो वो अधिकार किसी को ले सकते हैं। मैंने, आपने मेरे को कार बेची, मैंने आपको पैसे दिया, आपने कहा भाई मेरे को मत दो, मेरे फादर को पैसे दो, मैंने कहा ठीक है मैं आपके फादर को पैसे दे दूंगा। अगर मैंने आपको फादर को पैसे नहीं दिए तो आपकी फादर मेरे पे केस कर सकते हैं, अपने अधिकार ले सकते हैं मेरे से, पैसे मांगने का अधिकार है ना, क्योंकि आपने तो क्या करा, अपना असाइन किसको कर दिया, अपने राइट अधिकार दे दिए किसको, अपने फादर को। तो यही तो कंसेप्ट है, तो असाइन ऑफ द, तो गिफ्ट किसी कंपाउंड में नहीं, गिफ्ट में असाइन नहीं कर सकते। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द पर्सन, बस 106 तक कॉम्पिटेंट वाली कहानी अगले, क्वेश्चन नंबर 106 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। शुक्र है 106 हो गए भाई, कितने सारे पता है आपको, मैं आपको बताऊं आपको कितने सारे हैं, एक बार है, टोटल 266 है, 106 पे पहुंचे हैं, 266 है ना, 106 पर पहुंचे, अभी 150 करीब रह गए, 160 करीब। चलो 107 है, ये कैपेसिटी नए चैप्टर का है, नए चैप्टर का है, ये भी नहीं हो पाएगा। ट्रू फॉल्स पा जाए, लगे यार ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं, देखो 266 है भाई, अभी तो बहुत सारे हैं। 266 देखो आए जा रहे हैं, इतने सारे करने हैं आपको, सब साथ मिलकर करेंगे, सारे कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। एमसीक्यू, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, बस एमसीक्यू आप कर लेना सेल्फ, इतने सारे कराने के बाद अगर एमसीक्यू नहीं हो पाए ना तो लालत है भाई, लालत। कोई प्रॉब्लम आ गई पूछ लेना भाई, ऐसा मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि पूछना नहीं, पूछना बेझिझक होगा। ठीक है, एमसीक्यू सेल्फ आपके लिए है। पहले बताओ हमने कितना तक करा था, हमने 13 तक कर लिया था कंप्लीट, 13 तक, 13 तक, 13 के बाद करते हैं, इसमें है ही नहीं, ज्यादा नहीं है सर, 13 कर दिया था, 13 के बाद करते हैं। 12 अभी मुझे पता है बैलेंस में, 12 मुझे बैलेंस में पता है, ये नहीं हो पाएगा अभी, कंसिडरेशन का है नहीं, ये नहीं हो पाएगा, कंसिडरेशन है ही नहीं ट्रू फॉल्स का। कैन है मेयर, मेयर मतलब होता है ओनली, ओनली रिटर्न ऑन अ बिल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट इंटरेस्ट ऑन 1% पर मंथ, ये उसका होता है। पर मेंसम का मतलब होता है पर मंथ, क्या होता है पर मंसम का मतलब क्या होता है, लॉ के अंदर मंसम कहीं भी लिखा हो ना मेंसम, तो मेंसम का मतलब है मंथ। ठीक है, विद चार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं दोस्तों, ये है ही नहीं, ये हमारे चैप्टर का नहीं है।
तो हम बाद में करेंगे जब पढ़ा खत्म हो जाएगा। ट्रू फॉल्स तो बाद में ही हो पाएंगे। देखो ये बहुत ही कम है। ट्रू फॉल्स सारे बाहर के हैं दोस्तों, ये सारे बाहर के, कोई भी इसमें मुझे लग नहीं रहा कि आपको मैंने पहले पढ़ा दूं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। देखो शुड बोथ ऑफर एन एक्सेप्टेंस should be absolute, unqualified और unconditional, unqualified और unconditional and unconditional। absolute होना चाहिए, unqualified unconditional होना चाहिए। नहीं दोस्तों नहीं, तो जरूरी नहीं है सर। ऑफर चलेगा पर एक्सेप्टेंस का जरूरी है, एक्सेप्टेंस चलेगा ऑफर में। तो हमने आपको जब लीगल रूल बताया था तब वहां पर देखना है इसको। मैं आपको यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि कोई कंसिडरेशन का पॉइंट मिल जाए तो मैं वो करा दूं। ये सारे एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर कोड आ रहा है इंडियन पैनल कोड आईपीसी, आउट ऑफ सिलेबस है। इसके लिए मुझे अलग से कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये है कि हमारी बुक में ट्रू फॉल्स तो दे रखे हैं बट उसके बिहार पर कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी पूरी कोशिश रहेगी मैं इसको कराने की। जितना मुझे लगता है कि हाँ ये करा देना चाहिए, पेपर मारने के चांसेस, तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। और जो है क्या वो तो कराऊंगा ही, ऐसे मैं सारे कराते रहा। ठीक है भाई, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास में नहीं।